जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश्वर सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज चालू किया था तो उसका आज ये एपिसोड नंबर 16 होने वाला है। और आज हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट और भाग 8 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशिएंट रहने वाला है। आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज चालू किया था तो यह सीरीज आपके हर एक एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। क्योंकि हम इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 पूरी 12 अनुसूचियाँ और जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग रिवीजन वाला पार्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे एपिसोड 1 से लेकर के जितने भी एपिसोड हुए होते हैं उन सबका भी हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी को आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा कर के आप सारे एपिसोड के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसा कि हम लोग रिवीजन वाला पार्ट करते हैं तो हमारे पॉलिटी सीरीज के जितने भी एपिसोड हुए हैं उनका हम लोग फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आता है। और हमारा अनुच्छेद 1 है इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारा चालू होता है भाग 2 नागरिकता, जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और हमारा अनुच्छेद 5 है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब हमारा चालू होता है भाग 3, जो है मौलिक अधिकार। और ये हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और हमारा अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, और ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले अधिसूचना, रा आईबी से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 जिस जगह सैन्य कानून लागू होगा उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। अब हमारा चालू होता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 तक होने वाले हैं, और इसे संक्षेप में हम लोग DPSP भी कहते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 36 है। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया था। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों, संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और धन के संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करेगा। औषधियों में मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा। गौवध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांति के साथ सुलझाना। अब हमारा चालू होता है भाग 4A जो कि हमारा मूल कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई भी रोल नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश हैं जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। यह सोवियत संघ वर्तमान में रूस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारे पॉलिटी सीरीज के सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे,
जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो वहाँ से जा कर के आप सारे एपिसोड को देख सकते हैं और आप बिल्कुल डिटेल में इसको कवर कर सकते हैं। अब हमारा चालू होता है भाग 5 संघ, और यह हमारा अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत रहने वाला है। और हमारा पहला है भारत का राष्ट्रपति, और ये हमारा अनुच्छेद 52 से 62 तक है। तो अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्षता या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। अब हमारा अनुच्छेद 63 से 73 तक भारत का उपराष्ट्रपति है और अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अनुच्छेद 77 मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 88 अधिकार। अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण संसद के 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। अनुच्छेद 83 लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 लोकसभा के निर्वाचन की योग्यताएं। अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संयुक्त रूप से समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान के कारणों की जानकारी देगा। अनुच्छेद 88 संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। यह बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा को अपने उपसभापति चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद के संबंध में है। यह उपसभापति के पद से अवकाश, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 91 जब राज्यसभा का सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करना होगा। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है
तब सभापति या उपसभापति उस अवधि के लिए अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। अनुच्छेद 99 लोकसभा के सदस्यों का शपथ। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक जो कि ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 102 सांसदों के अयोग्यता के आधार। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और यह पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा। अनुच्छेद 111 इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अनुच्छेद 124 भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 124 1 सुप्रीम कोर्ट में 7 जज और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में जजों की संख्या 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 या उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों में अपील। अनुच्छेद 135 यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को बिना किसी रिकॉर्ड के संभाले ताकि मामलों की सुनवाई और न्याय में कोई व्यवधान न आए। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अनुच्छेद 139 ए सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 140 यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कोई भी विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आवर्त रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण न्याय का सिद्धांत। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति। दोस्तों, यदि आप सारे एपिसोड को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जा कर के सारे अनुच्छेद को बिल्कुल डिटेल में कवर कर सकते हैं। अनुच्छेद 148 यह अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल और पद से हटाने से संबंधित है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में CAG कैग के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 149 इस अनुच्छेद में कैग की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 150 इस अनुच्छेद में राज्य का लेखा उस रूप में होगा जैसा राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 151 इस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में है। अब हमारा चालू होता है भाग 6 राज्य, जो हमारा अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 152 है राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग वह स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अतः राज्यपाल मनोनीत और निर्वाचित पद नहीं है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल का शपथ। अनुच्छेद 160 राज्यपाल का पद अगर खाली होता है तो ऐसी स्थिति में पद कौन ग्रहण करेगा, इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। प्रावधान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 162 यह अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति को परिभाषित करता है जो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार के कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन संसद करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, यह जनता का सदन है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 172 विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पद का पीठासीन अधिकारी नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 जब सभापति का पद हटाने का कोई संकल्प चल रहा है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 188 विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का शपथ। अनुच्छेद 196 साधारण विधेयक। अनुच्छेद 200 विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य का विधेयक। अनुच्छेद 213 राज्य में अध्यादेश। तो दोस्तों रिवीजन वाला पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप हमारे सारे एपिसोड को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के इन सारे एपिसोड के जितने भी अनुच्छेद हैं इनको डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे भाग 6 राज्य। इसके अंतर्गत आज हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को पढ़ने वाले हैं जो हमारा अनुच्छेद 214 से लेकर 232 अनुच्छेद तक रहने वाला है। तो आइए उच्च न्यायालय को डिटेल में कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। भारत में 28 राज्य है परंतु उच्च न्यायालय सिर्फ 25 हैं। संसद 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है और ये हमारा अनुच्छेद 231 में विस्तार से समझाया गया है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय के निर्णय भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 215 था। अब हमारा अनुच्छेद 216 है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, 10 वर्ष तक राज्य की न्यायिक सेवा में रहा हो। आप एक पॉइंट नोट के रूप में नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल की नज़र में जाना माना विधिवेत्ता का प्रावधान उच्च न्यायालय में नहीं है। तो ये हमारा अनुच्छेद 217 था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो आइए अब समझ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपना परामर्श देता है। तो अब समझ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ।
इनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है। शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में है। ये संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखने की शपथ लेते हैं। तो ये हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और नियुक्ति के बारे में जानकारी थी। तो आइए अब समझ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन यानी कि सैलरी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये है। इनका वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। इनका पेंशन भारत की संचयी निधि से दिया जाता है। तो आइए अब समझ लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। पद से हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं उच्च न्यायालयों के कार्य यानी कि हाई कोर्ट के कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। एक 6वीं रीट अलग से जारी करता है जिसे इंजंक्शन यानी कि निषेधाज्ञा कहते हैं। हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है और अधिक होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार दोनों प्रकार की रीट जारी करता है। और जो हमारा दोस्तों हाई कोर्ट रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा कौन है। तो रिट के मामले में दोस्तों हाई कोर्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। दीवानी अधिकार क्षेत्र। तो आइए अब समझ लेते हैं दीवानी अधिकार क्षेत्र के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय के प्रमाण पत्र देने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला है हमारा फौजदारी अधिकार क्षेत्र। 7 वर्ष के सज़ा के सभी मामले हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अधीनस्थ न्यायालय में 7 साल की सज़ा दी जाती है तो आप उसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और फांसी की सज़ा बिना हाई कोर्ट के पुनरावलोकन के नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा फौजदारी अधिकार क्षेत्र और दीवानी अधिकार क्षेत्र था। तो आइए अब जान लेते हैं PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। भारत में जनहित याचिका के जनक न्यायमूर्ति PN भगवती जी हैं। 1983 से भारत में सुप्रीम कोर्ट जनता के हित की याचिका किसी समूह, संस्था या व्यक्ति के द्वारा दायर करने पर सुन लेता है। तो ये हमारा PIL के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लोअर कोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत आता है। तो हमारा अनुच्छेद 233 है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो हमारा अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो अब जान लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। वह 7 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो और हाई कोर्ट प्रमाणित करे। अब हमारा अनुच्छेद 235 है, उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लेता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को छुट्टी देने या न देने का फैसला करता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को भी नियंत्रित करता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 235 था। तो आइए अब जान लेते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 6 राज्य हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और भाग 6 हमने पढ़ा अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक बिल्कुल हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो हमारा भाग 7 भारतीय संविधान का भाग 7 भाग बी राज्यों से संबंधित था, जो अब मौजूद नहीं है। इसे संविधान संशोधन, जो कि हमारा 7वां संशोधन था, उस अधिनियम 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। इस भाग में पहले भारतीय रियासतों के समूह शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने राज्यों के वर्गीकरण की 4 स्तरीय प्रणाली को समाप्त कर दिया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान प्रणाली की शुरुआत की। तो दोस्तों हमारे भारत के संविधान में भाग 7 इस समय समाप्त हो चुका है।
तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं भाग 8 के बारे में। और भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है और ये हमारा अनुच्छेद 239 से लेकर 241 के अंतर्गत आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश को समझ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो सामरिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद 239 के बारे में। यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जो इसके लिए एक प्रशासक नियुक्त करेंगे। हमारा अब अनुच्छेद है 239 ए। केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका बनाना संसद का काम है और ये अनुच्छेद 239 के ए के अंतर्गत आता है। अब हमारा अनुच्छेद 239 ए है। इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। तो आइए विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 91वें संविधान संशोधन 1991 से बनाया गया। दिल्ली में एक विधायिका है। विधायिका में 70 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा का अधिकतम 10% हो सकती है। दिल्ली की विधायिका राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, परंतु लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन को छोड़कर। तो दोस्तों, जो हमारी दिल्ली की विधायिका है वो हमारे राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन जो लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीनी चीज़ें हैं उसको छोड़ करके। तो ये हमारा अनुच्छेद 239 ए था, जो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में था। तो हमारा अगला अनुच्छेद है 239 ए बी। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के शासन के बारे में बताया गया है। यह यदि केंद्र शासित प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो उपराज्यपाल या प्रशासक राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। ये हमारा अनुच्छेद 239 ए बी था। अब हमारा अनुच्छेद 239 का वर्ग बी है। केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश उपराज्यपाल जारी करता है, परंतु उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होती है। अब हमारा अनुच्छेद 240 है। 239 में जो भी अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ साझा कर लिए हैं। अब हमारा अनुच्छेद 240 है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, पुडुचेरी के लिए विशेष कानून का निर्माण कर सकता है। अब हमारा आखिरी अनुच्छेद होने वाला है, जो कि भाग 8 और संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद 241 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद हाई कोर्ट का गठन कर सकता है। तो हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हाई कोर्ट का गठन यदि चाहे तो संसद कर सकता है। संसद किसी राज्य के साथ उनके हाई कोर्ट का प्रावधान भी कर सकता है। तो यहाँ पर यह क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जिसके अंतर्गत हमने भाग 8 और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी इसमें दिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगले आने वाले एपिसोड के बारे में आप तक जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि इन सारे एपिसोड का आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप हमें आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज, X और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने PDF के लास्ट में ऐड करवा दिया है। वहां से जाकर के आप बस आइकन पे क्लिक करके सीधे हमारे फेसबुक पेज या X ID या इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए अपने एपिसोड नंबर 16 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।